नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख के आए होंगे कि रिएक्शन बनाना सीखें। तो हमारी आज की क्लास होगी रिएक्शन बनाना सीखना। तो देखिए, अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो रिएक्शन को रटने की कोशिश करते हैं। जैसे N2 3H2 प्लस 2NH3, तो इसको रटने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका एक अच्छा प्रोसेस है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये बनी तो बनी कैसे। अब तक अपन ने 3 क्लासें बेसिक केमिस्ट्री की हो चुकी है। उन तीनों क्लासों में अपन ने पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, ऑक्टेट रूल, विभिन्न प्रकार की बंधों की जानकारी, ये सब देखा, संयोजकता के बारे में पढ़ा। तो आज हमारी जो क्लास है वो है रिएक्शन बनाने की प्रक्रिया को समझना या रिएक्शन बनाना सीखना। और जिसको भी रिएक्शन बनाने की प्रक्रिया में या रिएक्शन बनाने में दिक्कत आती है, उनको पढ़ने में समझने में दिक्कत आती है, वो आज की क्लास में विशेष ध्यान दें। क्योंकि ये मेरा वादा है कि इस क्लास को खत्म होने के बाद आपका ये जो रिएक्शंस का डर है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। आपको कभी भी रिएक्शन को रटना नहीं पड़ेगा। आप चाहे कोई से भी परमाणु और कोई से भी एटम की रिएक्शन बना सकोगे इजीली, उनको याद रख सकोगे। याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब अगर आप बनाना सीख जाओगे, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं है। फिर वो चीजें अपने आप, चाहे किसी भी एग्जाम में आपको कैसी भी रिएक्शन दे दे, आप उसको आसानी से बना भी सकते हो, समझ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन आज, रिएक्शन बनाना। तो देखिए, रिएक्शन बनाने में अपन ने जो पिछली 3 क्लासें देखी, उन सभी क्लासों का थोड़ा थोड़ा सा यूज करेंगे। पेरियोडिक टेबल, मैंने आपसे कहा था पेरियोडिक टेबल केमिस्ट्री की मदर है, और उस पेरियोडिक टेबल के बेस पे ही हम रिएक्शन की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आप कान के पर्दे और आंख में फोकस बनाए रखना। देखते हैं, सबसे पहली एक लाइन लिखो, अभिक्रिया बनाने के लिए या अभिक्रिया बनाने के लिए संयोजकता संयोजकता की जानकारी होना आवश्यक है। संयोजकता की जानकारी होना आवश्यक है। अब भाई, ये संयोजकता क्या होती है? कोई भी परमाणु कितने परमाणुओं को अपने साथ जोड़ने की क्षमता रखता है, कितने परमाणुओं को अपने साथ जोड़ सकता है, हम संयोजकता के बारे में पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर जो जिसको संयोजकता समझ में नहीं आती या संयोजकता के बारे में पता नहीं, वो आप पिछली क्लास देख सकता है। उसको बहुत ही इजी तरीके से बता रखा है कि संयोजकता होती क्या है। मगर इस क्लास में अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछली क्लास को। थोड़ा सा मैं आउटलाइन बनाता हूं आवर्त सारणी का, उसमें आप ध्यान देने की कोशिश करना। हम उसको टच करेंगे पिछली क्लास को, ताकि जो इस क्लास में नए बच्चे हैं उनको भी क्लियर हो सके। आपने देखा था हमारी आवर्त सारणी का डिजाइन कुछ ऐसा था, ठीक है। इस आवर्त सारणी के डिजाइन में 7 आवर्त थे इस तरह से, और 18 वर्ग थे इस तरह से। यही डिजाइन था। अब अपन देखते हैं कि इन वर्गों में जो तत्व थे उनकी संयोजकताएं क्या क्या थी। एक बार उनको अपन रिकॉल करके यहां पर नोट डाउन भी करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिए, इस क्लास में आप एक नोटबुक रखिए। 1 1.5 पेज में आपका ये कंप्लीट जो कि नोट्स तैयार हो जाएगा, और हमेशा के लिए आप रिएक्शन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको याद रख पाओगे। आप इसको साथ के साथ नोट करना, बहुत ही शॉर्ट में अपन लिखेंगे और आराम आराम से समझेंगे कि क्या होता है, रिएक्शन किस तरह से बनती है। तो ठीक है, मैं एक बार उसको थोड़ा सा आउटलाइन के टाइप में बनाता हूं, इसी आवर्त सारणी को, और अपन प्रत्येक वर्ग की संयोजकता को जानने का प्रयास करेंगे।
आप साथ के साथ बनाते चलिए। अभी अपन इसमें तत्वों की डिटेल नहीं लिखेंगे। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18 वर्ग होते हैं, और प्रत्येक वर्ग की अपनी एक संयोजकता होती है। ये पहला वर्ग होता है, ये दूसरा, और यहां पर बीच में डी ब्लॉक वाले आ जाते हैं। तो कितने होते हैं? 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 हो गए। थोड़ा चौड़ा करते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। और ये इधर पी ब्लॉक वाले आ गए। ठीक है। इन सब के बारे में अपन ने पिछली क्लास में आवर्त सारणी में डिस्कस कर लिया था। आज उसको पूरा अपन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया। तो इसको अपन ने कहा था एस ब्लॉक, इसको अपन ने कहा था डी ब्लॉक, इसको अपन ने कहा था डी ब्लॉक, और इसको अपन ने कहा था पी ब्लॉक। तो देखिए, अपन समझते हैं संयोजकता के बारे में कि किस वर्ग में क्या संयोजकता होती है। अपन ने देखा था, इनकी तो अपन ने बनाई ली थी पहले, है ना। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है? प्रथम वर्ग की 1, सेकंड वर्ग की 2। ठीक है। अभी अपने को इनके बारे में नहीं देखना, क्योंकि ये डी ब्लॉक के सदस्य, इनकी संयोजकता परिवर्तनशील होती है, इनका एक अलग से चैप्टर है। अभी आपको रिएक्शन बनाने सीखने के लिए इन दो वर्गों के साथ में इनमें 6 वर्गों को भी ध्यान में रखना है। ठीक है। इस वर्ग की संयोजकता होती है 3, इस वर्ग की संयोजकता होती है 4। ठीक है। उसके बाद आप बताइए नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है। हमने देखा था नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। कितनी होती है? 3। ऑक्सीजन की 2, फ्लोरीन की 1, और नियोन की कितनी होती है? 0। ये संयोजकताएं अपने पास हैं। तो टोटल ग्रुप हमारे पास संयोजकता पता करने के लिए कितने ग्रुप हो गए यहां पर? पहला, दूसरा, और उसके बाद ये 13वां ग्रुप, ये 14वां, ये 15वां, ये 16वां, ये 17वां, ये 18वां। इन्हीं ग्रुपों की अपन संयोजकता देख रहे थे। तो 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब देखते हैं इनकी संयोजकताएं। आप ऐसा का ऐसा डिजाइन बना लीजिए अपनी कॉपी में। इसकी संयोजकता, पहले ग्रुप की संयोजकता कितनी होती है? 1, दूसरे की 2, 13वें की कितनी लिखी? 3, 14वें की 4, 15वें की 5, 16वें की 4, 15वें की 2, 16वें की कितना हो गया? 4, 15वें की 3, 16वें की 2, 17वें की 1, और 18वें की 0। यही संयोजकता थी अपने पास। अब संयोजकता के अलावा अपने को रिएक्शन मैकेनिज्म में ऑक्सीडेशन नंबर भी चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए, ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण अंक। अब ग्रुप नंबर 1 का ऑक्सीकरण अंक क्या होगा? अपन ने आवर्त सारणी में देखा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। कितना होता है? +1। ग्रुप 2 का क्या होगा? +2। क्या होगा? +2। ग्रुप 13 का क्या होगा? -3। क्या होगा? -3। 14 का क्या होगा?
+3 होगा इसका +3। 14 का क्या होगा? +-4 दोनों। उसके बाद इसका क्या होगा? नाइट्रोजन वाले वर्ग का -3, ऑक्सीजन वर्ग का क्या होगा? -2, फ्लोरीन का क्या होगा? -1 और इसका 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। तो यहां पर अपने सबके ऑक्सीडेशन नंबर भी जान लिए कि पहले वर्ग का +1 होगा, दूसरे वर्ग का +2 होता है और तीसरे वर्ग का 13वें वर्ग का 3 होता है, 14वें वर्ग का प्लस या -4 होता है, 15वें वर्ग का -3 होता है, 16वें का -2 और 17वें का -1 और 18वें का 0। ये अपने पास सबके ऑक्सीडेशन नंबर आ गए। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले थे, ये कैसे निकालते हैं, वो आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, है ना? ठीक है, वो प्रोसेस अगर जानने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देके बता देता हूं कि अपन ने इनको कैसे निकाला था। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी देख लो। मान लीजिए अपन ने ले लिया सोडियम का। सोडियम है, 11 परमाणु क्रमांक है इसका। तो देखिए सोडियम का विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p 6 और 3s1, यही है। इसके आयतन कोष में, ये अंतिम कोष में ये एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा किसी के साथ रिएक्शन करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो त्यागने पर क्या होगा? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और प्लस का एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, प्लस का एक चार्ज बढ़ जाएगा। तो ये हो गई क्या? इसकी संयोजकता। तो इसमें +1 संयोजकता पाई जाती है। उसी प्रकार अगर यहां पर कैल्शियम होता, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, या मैग्नीशियम ले लो इसी के अगला वाला, मैग्नीशियम 12 होता। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? Mg+2। तो उसी तरह से अपने को इन सभी की संयोजकता पता करनी थी, जो अपन ने उसमें आवर्त सारणी वाले चैप्टर में जानी थी, उस क्लास में देखा था। अब देखिए इन सभी सदस्यों का, देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, उसी तरह से इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। देखो अभी पूरे तत्व नीचे नहीं आ सकते, तो आप इसमें ध्यान रखना थोड़ा। उसमें बोरोन है, बोरोन परिवार में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। उसी तरह से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन टिन और पीबी लेड। उसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। उसी तरह से फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलेनियम। उसी तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटाइन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। इस तरह से तो ये सभी वर्ग आ गए अपने पास। देखो इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और 2 और होते हैं, सीजियम और फ्रांसियम नीचे, वो ध्यान में रखना, वो आप लिख लीजिए, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है। उसके बाद अब देखो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और 2 इसमें रह जाते हैं, बेरियम और रेडियम। इनको भी आप साथ में लिख लीजिए नीचे की तरफ आपके पास। बाकी सब आई गए, तो ये अपने पास ये वर्ग तैयार हो गए। ठीक है, सभी वर्गों की संयोजकता अपने को पता चल गई। अब देखो इनका रिएक्शन बनाने में अपन कैसे यूज करते हैं, इनका रिएक्शन बनाने में हम किस तरह से यूज करते हैं। इतना मैटर हो गया, और इतना ही मैटर काफी है रिएक्शंस को सीखने के लिए, अभिक्रियाओं को सीखने के लिए, है ना? ठीक है भैया, और मैं आपको एक बात बता दूं, जिसको लग रहा है
कि ये संयुक्ताएं, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह हमारे कुछ थोड़ा दिक्कत देती है, कंफ्यूज कर रही है, तो उसके लिए देखो ये, इसके लिए मैंने पूरी 2 क्लासें ली है पिछली वाली, उसमें आप इनको, इनके पूरे टॉपिक लिए हैं, इनको आप बहुत ही आसानी से और बेसिक तरीके से जान सकते हैं। वैसे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कि संयोजकता होती क्या है वाकई में। देखो, किसी की संयोजकता पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, और किसी की संयोजकता नेगेटिव होती है। पॉजिटिव संयोजकता उसकी होती है जो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, और नेगेटिव होती है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। बात आ गई समझ में? कैसे? जो इलेक्ट्रॉन की कमी हमेशा प्लस चार्ज को दिखाती है, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता हमेशा नेगेटिव चार्ज को दिखाती है। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो उस पर 1 नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, 2 हो गया तो -2 बढ़ जाएगा। उसी तरह से अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन की कमी करता है तो उस पर +1, और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो +2 का चार्ज होगा। उस तरह से अपन ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। तो यहां तक की बात हो गई। एक बार आप इसको वैसा का वैसा उतार लीजिए ताकि अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पर चलते हैं, फिर इसको मिटाते हैं। इसको आप सफाई से उतार लीजिए, या फिर आप इसको वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं। अपन आगे क्लास में बढ़ते हैं, वरना टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा वीडियो में। तो हमारी रिएक्शन बनाने की पहली शर्त क्या थी भैया, कि हमको संयोजकता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमको संयोजकता के बारे में जानकारी है। अब हमको संयोजकता के बारे में जानकारी है, तो अब हमको संयोजक रिएक्शन बनाना आना चाहिए आसानी से। तो ठीक है, बिल्कुल आएगा। देखते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे उनको उनका रिएक्शन बनाकर देखते हैं कि बनती है या नहीं बनती है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेकर देखो, जैसे कि Na+Cl-, ठीक है, Na+ और Cl-, Na+ सोडियम और ऑक्सीजन की विक्रिया, सोडियम और ऑक्सीजन की विक्रिया। उसके बाद देखते हैं अपन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की विक्रिया। उसके बाद देखते हैं अपन मैग्नीशियम और क्लोरीन की विक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन एल्यूमिनियम और क्लोरीन की विक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अपन एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की विक्रिया। ये सभी आप नोट करते चलिए, इन सभी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे भी। अभी देखते हैं अपन कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम के, जैसे सोडियम और नाइट्रोजन के बीच की रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं अपन एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन के बीच की रिएक्शन। ठीक है, अभी इन सब के बीच में अपने को अभिक्रिया बनानी है, तो क्या प्रोसेस है? अपन उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे जो अपन ने अब तक जाना है। उसी संयोजकता, उसी ऑक्सीडेशन नंबर से हम इनके बीच की अभिक्रिया बनाना सीखेंगे। अब देखो, सोडियम और क्लोरीन, इसमें जो अभिक्रिया है वो अभी इनके दोनों को मिलने पे क्या बनता है? NaCl। क्या बनता है? NaCl। अब हम बात करते हैं कि NaCl ही क्यों बना, NaCl ही क्यों बना, Na2Cl क्यों नहीं बना, NaCl2 क्यों नहीं बना, Na2Cl2 क्यों नहीं बना, 2NaCl क्यों नहीं बना। ये सभी सारे डाउट हैं अपने को, ये सभी क्यों नहीं मिले। जैसे कि मैग्नीशियम का जब सोडियम का जब ऑक्सीजन से विक्रिया कराते हैं क्या बनता है? Na2O बनता है। क्या बनता है? Na2O बनता है। अब भैया जैसे इसमें NaCl बना तो इसमें NaO बनना चाहिए। ठीक है, तो इसी दिक्कत की वजह से हमको संयोजकता को जानना पड़ता है कि ये सभी ऐसा क्यों करते हैं। क्या
क्या फर्क है ऑक्सीजन में और क्या फर्क है क्लोरीन में? भाई दोनों में क्या फर्क है? उसी तरह से मैग्नीशियम जब अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। Mg2O क्यों नहीं बनता है? Mg2O क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सोडियम, अगर सोडियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, तो जैसे सोडियम ने बनाया कि Na2O, सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बनाई Na2O, उसी तरह से मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Mg2O बनाना चाहिए, परंतु बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये सारे रहस्य, ये सारे राज क्या है? इन सबको इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखो, जरा पहले ही रिएक्शन में बना के देखते हैं अपन। अपने को क्या पता है? सोडियम की जो रिएक्शन होती है, सोडियम पर जो चार्ज होता है वो कितना है? Na+, एक चार्ज है ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा क्लोरीन पर कितना है? -1। यही है, यही अपन ने जाना था अब तक। तो देखो, एक यहां पर एक छोटा सा आप नियम ध्यान रखना, पता नहीं मैथ का है या कहां का है वो, उसको ध्यान रखना। इस पर A पर x की घात है और B पर y की घात है। जब अपन इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? घातें ट्रांसफर हो जाती है, A y B x। ये एक छोटी सी ट्रिक आप ध्यान में रखना, A/BX। इस तरह से अपने सारे तत्वों को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, केवल आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर है मिलाने के बाद उसको ट्रांसफर कर देना है बस। ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है, जब भी रिएक्शन हो तो उसको ट्रांसफर कर देना, आपके पास वही एज इट इज, वही यौगिक आ जाएगा, वही जो आपको चाहिए, जो वाकई में बनता है। ठीक है, देखते हैं, मैं इसमें करके देखता हूं, यही वाला रूल फॉलो। Na+Cl-। अब देखो इस पर है, अभी आपको माइनस और प्लस नहीं देखना है, ध्यान में रखना इस बात को। अपन माइनस प्लस का चक्कर नहीं है, अपनों को केवल इससे NaCl बनाना है। NaCl बनेगा, अपने को केवल दिखाने के लिए कि इस पर +1 का चार्ज होगा, इस पे -1 का चार्ज होगा। ठीक है, तो देखते हैं, अगर मैं करूं NaCl का घात लेता हूं मैं, Cl इसको घात के रूप में देखना है अभी Cl का, तो Na पर Cl का कितना है? 1 है, तो 1 इधर लिख दिया। और Cl का कितना है? Na पर कितना है? 1, तो इसके पास भी 1, तो दोनों के पास 1-1 है, तो क्या हो जाएगा? NaCl ही आ जाएगा। 1-1 ही है, तो इसमें कोई चक्कर है ही नहीं। अब अपन अगला एग्जांपल लेकर देखते हैं, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड को देखते हैं, क्या बनता है इससे? Na2O, यही बनता है। अब देखो, अपन जानते हैं कि इसको मैं मिटा देता हूं, है ना, आप चाहो तो उतार सकते हो, इसको साइड में देखते लेते। Na कितना होता है भैया? +1 चार्ज। ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2 चार्ज। ये इसकी संयोजकता है, ऑक्सीडेशन नंबर है। अब देखो, क्या था अपना ट्रिक कि A पर कोई घात है, इसको घात के रूप में देखना, और B पर कोई घात है, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वो दोनों की घातें ट्रांसफर हो जाती है। तो आओ इसमें अपन ट्रांसफर करके देखते हैं। ऑक्सीजन पर 2 है, वो किस पे चले जाएगा? वो Na के साथ आ जाएगा। देखो Na2, और ऑक्सीजन के पास सोडियम के पास 1 है, वो ऑक्सीजन पे रह जाएगा, तो 1 का मतलब 1 ऑक्सीजन है ही, उसको लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो अपने पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ? Na2O। सिंपल तरीका है। अब बताइए, इससे इजी कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है रिएक्शन को बनाने का? ये आपको बेसिक नियम, बेसिक ट्रिक ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको इसको प्लस माइनस के रूप में नहीं देखना, ये अपन प्लस माइनस नहीं, अपन इसको घात के रूप में देखना है। और ये एक समझाने के लिए एक छोटा सी ट्रिक है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर को ट्रांसफर करके आप उसको एज इट इज वो रिएक्शन प्राप्त कर सकते हो। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया हो रही है,
मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच जो अभिक्रिया हो रही है उसमें अपने को पता है मैग्नीशियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका, तो +2, और ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, यही होता है। अब जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो इसी नियम को फॉलो करने पर मैग्नीशियम पर इसका चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, दो दो दोनों है, तो अपने पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, MgO। क्या प्राप्त हुआ, MgO। दोनों के पास 2 सेम ही नंबर है, तो सेम नंबर एक दूसरे से कट जाएंगे, तो यहां पर क्या प्राप्त हुआ अपने को, MgO। बात आ रही है समझ में। अगला एग्जांपल देखो, Al + Cl। अब देखो अपन ने पता कि एल्यूमिनियम किस वर्ग का सदस्य है भैया, बोरोन वर्ग का सदस्य है ना, और अपन ने बोरोन की ऑक्सीडेशन नंबर या बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना प्राप्त किया था, 3। कितना प्राप्त किया था, 3। तो देखो यहां पर एल्यूमिनियम उसी वर्ग का सदस्य है, तो एल्यूमिनियम उसी वर्ग का सदस्य है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3। कितना होगा, +3। और साथ में यहां पर क्या है, ऑक्सीजन कितना होता है इसका, -2। यही होता है, यही होता है। तो आओ देखो इसको बनाकर देखते हैं अपन। इसको बनाने के बाद अपने पास क्या पता, इसका चार्ज ट्रांसफर करो, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम 2 और ऑक्सीजन 3। अब चाहे इसकी अभिक्रिया बना के देख लो आप, जब भी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का संयोग होगा तो क्या बनेगा अपने पास, Al2O3। वही किया अपन ने, इसका घात इधर और इसकी घात इधर, Al2O3, यही अभिक्रिया बनती है जब भी ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का संयोग होता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम और क्लोरीन, एक एग्जांपल और लिया था अपन ने, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। अच्छा जी, ये ऊपर वाला ले लिया पहले, एल्यूमिनियम और क्लोरीन। अब देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन को देखो, वही एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज है, ऑक्सीडेशन नंबर +3, और क्लोरीन पर कितना है, -1। तो देखो क्या करना है अपने को, वही ट्रांसफॉर्मेशन, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा भैया, 1, क्योंकि इसका 1 है, इस पर कितना चार्ज है, 1, तो एल्यूमिनियम 1 हो जाएगा, और Cl पर 3 है तो इसकी घात इस पे आ जाएगी, तो AlCl3। जब भी एल्यूमिनियम और क्लोरीन का बीच में रिएक्शन होगी तो क्या प्राप्त होता है, AlCl3। तो देखो कितना सिंपल ट्रिक है। अब इसमें आपको कुछ रटने की या कुछ याद करने की जरूरत है, आपको तो इसमें केवल छोटा सा काम करना है। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता है, ऑक्सीडेशन नंबर तो देखो पता करना ही पड़ेगा, इतना सा आपको याद रखना ही पड़ेगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं। हम थोड़ा एक दो बार देखते हैं, अपने को अपने आप ही वर्ग में याद रखो ना, आराम से वर्ग में याद रखो कि ऑक्सीडेशन नंबर इस वर्ग का, पहले वर्ग का 2 होता है, पहले वर्ग का 1 होता है, दूसरे का +2 होता है, 13वें का 3 होता है, फिर 14वें का ±4 होता है। इस तरह से अपन आराम से याद रख सकते हैं। तो अभी इस रिएक्शन बनाने की प्रक्रिया में आपको कोई दिक्कत आ रही है, अपन अभी और भी एग्जाम्पल लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेंगे। आपको अगर इनमें अभी भी कोई दिक्कत आती है या कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है, तो आप इन सभी एग्जाम्पल में कमेंट करके बता सकते हैं कि किसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है भैया, तो आगे अपन अगला एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, और मैं चाहता हूं कि अगले एग्जाम्पल में आप खुद सोडियम और नाइट्रोजन के बीच में खुद थोड़ा सा करके देखें कि सोडियम और नाइट्रोजन का अभिक्रिया करवाने पर अपने को क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। खुद से करके देखिए एक बार, देखते हैं। वही आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ये वाला। आज रिएक्शन मैकेनिज्म का छोटे से छोटा पार्ट अपन समझ डालेंगे, और ये भी समझेंगे, पिछली क्लास में अपन ने बंधों के बारे में भी चर्चा की थी, आयनिक बंध क्या होते हैं,
सहसंयोजी बंध क्या होते हैं। आज अपन जानेंगे कि सहसंयोजी बंध कब बनता है और आयनिक बंध कब बनता है। ये भी अपन ने जान लिया था पिछली क्लास में, ये भी अपन ने जान लिया था। और इनके माध्यम से अपने को पता करना है कि कौन सा बॉन्डिंग आयनिक है और कौन सा सहसंयोजी। ठीक है, ये भी अपन ने पिछली क्लास में पता कर लिया था कि सहसंयोजी बंध कौन से होते हैं, जो अगर अधातु अधातु से क्रिया करता है तो वो बंध कैसा होता है, सहसंयोजी। और धातु, किसी भी यौगिक में अगर धातु क्रिया कर रहा है अधातु से तो वो बंध होता है आयनिक बंध। ठीक है, आओ अगला एग्जांपल देखें। आप कर लिया होगा शायद आपने ये, सोडियम प्लस नाइट्रोजन। तो भैया हमको पता है कि सोडियम पर प्लस का 1 यही चार्ज होता है और नाइट्रोजन -3 यही होता है। अब क्या करना, वही सिंपल प्रक्रिया, यही नियम लगा दो आप। क्या करना, अपने पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, Na3N। इसका एक इधर आ जाएगा और इसका 3 इधर आ जाएगा इसके पास, तो क्या प्राप्त होगा अपने पास, Na3N, यही आ गया। अगला एग्जांपल लिया था अपन ने AlN, AlN एल्यूमिनियम प्लस नाइट्रोजन, ये लिया था। अब इसमें रिएक्शन करवा के देखिए आप। अपने को पता है कि Al पर कितना चार्ज होता है, प्लस का 3, और नाइट्रोजन पर कितना होता है, -3। ठीक है, अब देखो इसका अगर मैं इधर करूं इसका इधर करूं तो अपने पास क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, Al3 और N3, तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम है। तो अपने पास क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, AlN, ये प्राप्त होता है। अब बताइए इस कॉन्सेप्ट से आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि रिएक्शन बनाना तो बड़ा आसान काम है और हम तो इसको बड़ा झंझट का काम समझते थे, हैं? तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई रटने की प्रक्रिया यूज की अपन, या किसी भी प्रकार की ऐसी चीज यूज की जिसमें अपने को रटना पड़े, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ और एग्जांपल लेकर देखेंगे इसके। तो अगर आपको यहां तक का मामला समझ में आया और यहां तक की डिटेल आपकी क्लियर हुई तो आप वीडियो को लाइक कर देना और इसमें कमेंट कर देना है। ठीक है, अपन कुछ ऐसे एग्जांपल और लेके देखते हैं, जैसे कि मैं और एग्जांपल देखता हूं, यहां पर इसको मिटा देता हूं यहां से। कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और क्लोरीन का, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है, इनके बीच की रिएक्शन करवा के देखते हैं अपन। उसके बाद सोडियम प्लस मैग्नीशियम का, उसके बाद अपन देखते हैं सोडियम प्लस नियोन का, इसके बाद देखते हैं अपन नियोन प्लस हीलियम का। ठीक है, इन रिएक्शन को करवा के देखते हैं अपन। और नाइट्रोजन प्लस फ्लोरीन का, इनके बीच अभिक्रियाएं पॉसिबल है या नहीं वो भी देखेंगे अपन। तो आओ देखते हैं। देखो अपन ने कार्बन और हाइड्रोजन लिया है, अपने को इतना पता है कि कार्बन पर चार्ज होता है कितना, +-4, +-4, +-4। अब यहां पर सीखने वाली बात यह है सबसे इंपॉर्टेंट कि हम कार्बन को प्लस में लें या माइनस में। देखो कार्बन धातु है, धातु है या अधातु है, कार्बन तो अधातु है।
और अधातु का अधातु से संयोग हो रहा है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन मेटल नहीं है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है। हालांकि ये रहता मेटल के ग्रुप में है, रखा अपन ने आवर्त सारणी में मेटल के ग्रुप में, परंतु ये है क्या? अधातु है। तो देखिए इस पर चार्ज भी +1 होता है। इसमें जो कि मेटल जैसा है दिखता है, परंतु मेटल है ही नहीं है हाइड्रोजन। इसको भी अपन क्या मानते हैं? अधातु। तो देखिए इसमें क्या चक्कर है, कार्बन -4 यही है, और हाइड्रोजन +1 यही बनता है। जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में चक्कर चलेगा तो क्या होगा? वही चार्ज को अपने ट्रांसफर करना है। क्या होगा? C1 और हाइड्रोजन 4, CH4 बनता है। नाम सुना होगा इसका, मेथेन। ठीक, उसके बाद देखते हैं अपन सेकंड वाला एग्जांपल, CCl। अब देखो, कार्बन और क्लोरीन, अपने को पता है कार्बन पर कितना है? -4, और क्लोरीन पर -1। ठीक है, देखो यहां पर क्लोरीन भी नेगेटिव में है और कार्बन भी नेगेटिव में है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं यहां पर कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में संयोग हुआ तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन भी सहसंयोजी है और हाइड्रोजन भी सहसंयोजी है। तो अपन ने देखा था कि जब सहसंयोजी और सहसंयोजी यौगिकों के बीच में क्रिया होती है तो वैसे यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये भी अधातु है और ये भी अधातु है। अधातु और अधातु के बीच में क्रिया होगी तो इसकी क्रिया से बनने वाला यौगिक कैसा होगा? सहसंयोजी। कैसा होगा? सहसंयोजी। और अगर कोई धातु किसी अधातु से क्रिया करता है तो कैसा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा। कैसा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक बनेगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो ये मेथेन कैसा यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक है। कैसा यौगिक है? सहसंयोजी। देखो पिछली वाली क्लास का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। इसको लेकर देखते हैं CCl। देखो वही करना है काम अपने को। ठीक है, तो क्या होगा? इसका एक इधर आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा, और सी का 4 किस पे आ जाएगा? क्लोरीन पे। तो अपने पास बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? CCl4 यही बनता है? क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। यही बनता है। अब किसी बच्चों को ये दिक्कत है कि सर ये नामकरण की प्रक्रिया हमको थोड़ा दिक्कत देती है, तो ये भी बहुत ईजी है, इनका भी अपने पास जुगाड़ है? जैसे अपन ने ये जुगाड़ लगाया गणित का, पता नहीं किसका है ये, परंतु जिसका भी है अपन ने तो जुगाड़ लगाना था, लगा लिया। अब देखो CCl4, जब सीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप नामकरण की बात कर रहे थे, नामकरण में अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो अगली बेसिक क्लास अपन नामकरण के ऊपर रखेंगे अपनी। अब तक ये चौथी बेसिक क्लास है बेसिक केमिस्ट्री की, तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास अपन नामकरण पे लेंगे। उसके बाद जो केमिस्ट्री में जो बेसिक मैथमेटिक का यूज होता है उसके ऊपर अपन बेसिक क्लास लेंगे, जैसे कि मोल कंसेप्ट में, सॉल्यूशन में, इनमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, और थर्मोडायनामिक्स में, इनमें जो बेसिक मैथमेटिक्स का यूज होगा और इनके बारे में जानेंगे केमिस्ट्री में। एक क्लास बेसिक उस पर ले लेंगे ताकि आपकी बेसिक का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन चैप्टर वाइज स्टडी स्टार्ट करेंगे, 11th में पहले चैप्टर से और 12th में पहले चैप्टर से। और रेगुलर आपको क्लास में उपस्थित होना है, क्लास लेनी है। आपको कंप्लीट सिलेबस 3-4 महीने में 11th और 12th का मिल जाएगा यूट्यूब पर। आप आसानी से उसको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अपना पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ उसको समझ सकते हैं। मैं ये गारंटी देता हूं कि इस प्रोसेस से अपन इतनी शॉर्ट ट्रिक और अच्छे ट्रिकों का इस्तेमाल कर कर केमिस्ट्री को जानने और सीखने का प्रयास करेंगे, जो केमिस्ट्री को आपके लिए बड़ा इजी बनाने का काम करेगी। और हमने ये नोट्स आपको तैयार करना है, ये बड़े शॉर्ट में आराम से आप तैयार कर सकते हो। शॉर्ट में आप इनको
तैयार कर रहे हैं, अपने पास 1-1.5 पेज का रोज का नोट्स तैयार हो जाता है। तो ये बेसिक क्लासों का 4 या 5 क्लास होंगी, उनमें आपके पास 7 या 8 पेज में आपका पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा। आप उनको बनाएं, अपने पास रखें, उनको कभी कभी देखते रहें, तो आपके जो फंडे हैं केमिस्ट्री की वो हमेशा बड़े क्लियर रहेंगे। आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है जी। अब अगली प्रक्रिया को अपन देखते हैं। यहां तक आपका हो गया। आओ, सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम और नियोन, नियोन और हीलियम, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अब चक्कर ये है, अपने को एक और ट्रिक सीखनी है। यहां पर अभिक्रिया की संभावनाएं देखनी है कि अभिक्रिया की संभावनाएं कब कब होती है, या कब कब अभिक्रियाएं बन सकती है, और कब कब अभिक्रिया नहीं बनेगी। एक और एग्जांपल रह गया था अपना, कार्बन और ऑक्सीजन वाला। ये अपने ने लिखा है मगर इसको किया नहीं। देखो, कार्बन पर वही प्रक्रिया अपनाई नहीं है अपने को, -4। ऑक्सीजन पर वही प्रक्रिया, -2 इसकी वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। आओ देखते हैं, वही करना है अपने को काम। इसका 2 इधर ले आना और इसका 4 इधर ले आना है। तो देखो क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ अपने पास, C2O4। क्या प्राप्त हुआ? C2O4। आगे आगे बढ़ो, और भी दो, 2 दूनी 4, इसके 2 से ये 4 कितना बार कर गया? 2 बार। तो अपने पास क्या प्राप्त होता है? CO2। तो अपने जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन की मिलकर क्या बनाता है? CO2 बनता है। तो कोई दिक्कत आई? आराम से कर लिए। अब अपन देखते हैं, कुछ आपको नोट करना है, उसके बाद अपन ये देखेंगे, है ना। यहां तक आप चाहो तो उतार सकते हो अपनी नोटबुक में, साफ सफाई से। थोड़ा सा मैंने उल्टा सुल्टा कर दिया, ठीक है। आगे देखो, अभिक्रिया की संभावना, एक नोट बनाना है आपको। उसके बाद आपका और भी अभिक्रिया से रिलेटेड, रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक है जो क्लियर हो जाएगा। आओ देखते हैं। एक नोट बनाना है आपको कि किन किन के बीच में अभिक्रिया हो सकती है और किन किन के बीच में अभिक्रिया नहीं होती है। नोट, उसमें लिखना है अभिक्रिया की संभावनाएं, अभिक्रिया की संभावनाएं। ये आपके बहुत ही अधिक काम में आने वाली चीजें हैं। मैं आपको कुछ शॉर्ट में कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि किन किन के बीच में अभिक्रिया हो सकती है, ठीक है। तो अपन ने अब तक जो भी करवाया था, है ना, वो देखना है। जब भी प्लस और माइनस, ये ले लेते हैं अपन, माइनस और माइनस, ठीक है, प्लस और प्लस, ठीक है। आप और क्या क्या संभावनाएं बनती है? माइनस माइनस हो गया, प्लस प्लस हो गया, और उसके बाद अपन देखते हैं प्लस और प्लस माइनस आ गया। ये 3 संभावनाएं बन रही है, प्लस और जीरो, माइनस और जीरो, ठीक है। ये संभावनाएं अपने पास है। तो देखो, इस परिस्थिति में अपन देखते हैं, अगर किसी के पास प्लस चार्ज हो और किसी के पास, किसी की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस में हो, किसी की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में हो, किसी की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में, और फिर माइनस में, प्लस में, प्लस में, प्लस में, जीरो में, माइनस में, जीरो में, तो क्या इनके बीच में अभिक्रियाएं बन सकती है? तो सिंपल सा तरीका है, प्लस और माइनस की अभिक्रियाएं, जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस बना रहे थे अपन, बन रही थी, बिल्कुल इनके बीच में अभिक्रिया संभव है। क्या है? संभव है। माइनस और माइनस अभी अपन ने जस्ट बनाया था, कार्बन और ऑक्सीजन, -4 -2, क्या बना था? CO2। तो इनके बीच में भी अभिक्रिया संभव है। क्या है? संभव है, ठीक है। उसके बाद देखो, प्लस और प्लस,
धातु Mg, ये अभिक्रिया, क्या ये अभिक्रिया संभव है? कहाँ गया ये रहा। क्या ये अभिक्रिया संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। ये इसी अभिक्रिया कभी बन ही नहीं सकती है। तो ये भी ध्यान रखना, इनके बीच में अभिक्रिया असंभव है, संभव है। प्लस और जीरो, जैसे कि मान लो सोडियम और नियोन, सोडियम पर प्लस का 1 चार्ज है, नियोन पर कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था नहीं है, इसकी क्या है, ये शून्य वर्ग है, इस पर जीरो रहता है, तो इनके बीच में अभिक्रिया असंभव है, नहीं हो सकती। ठीक है, अगला है अपना माइनस और जीरो, जैसे कि माइनस मैं यहां पर नियोन के साथ में लेता हूं ऑक्सीजन को, क्या इनके बीच में अभिक्रिया संभव है? असंभव है। क्या है? असंभव है। तो हमारे पास अभिक्रिया की केवल दो संभावनाएं मिलती है। कितनी संभावनाएं मिलती है? दो। एक तो प्लस और माइनस के बीच में अभिक्रिया हो सकती है, और माइनस और माइनस के बीच में अभिक्रिया होती है। इसके अलावा और किसी भी प्रकार की अभिक्रिया की संभावनाएं नहीं हो सकती। हाँ, तो हम जानते हैं कि इसके बीच में भी अभिक्रिया नहीं होगी, हम जानते हैं इसके बीच में भी अभिक्रिया नहीं होगी, और यहां पर एक और है नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अब बताइए आप, इसके बीच में अभिक्रिया हो सकती है या नहीं हो सकती? हाँ भैया, हो सकती है या नहीं हो सकती, इसको आप करके देखिए। अरे हो सकती है। इसके ऊपर देखो, नाइट्रोजन पर कितना चार्ज आता है, -3, और फ्लोरीन पर कितना आता है, -1। तो दोनों माइनस माइनस है ना, ये संभावना तो है। तो आओ देखो, वही चार्ज ट्रांसफर, देखो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 1, और फ्लोरीन कितना हो गया NF3, ये अपने पास बन सकता है। और इनकी संभावनाएं नहीं है, इनकी संभावनाएं नहीं है, जो अपन ने लिख के लिया। तो ये 5 संभावनाएं हैं, 5 संभावनाएं बनती है अभिक्रिया होने की, जिनमें से केवल 2 ही संभव है, 2 ही संभव। आप इसको शॉर्ट में उतार लीजिए ऐसा ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा और फिर देखते हैं एक छोटी सी चीज, इनको आप ऐसा कैसा उतार लीजिए। ठीक है भैया, आगे देखो। अब मैं ये देखता हूं कि जब, एक और चीज आपको यहां पे क्लियर कर देते हैं, जब प्लस और माइनस के बीच में अभिक्रिया होती है तो कौन सा यौगिक बनता है? आयनिक यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक बनता है? आयनिक यौगिक बनता है। ये भी आप साइड में लिख लेना। ठीक है, आयनिक यौगिक बनाने के लिए क्या क्या होना आवश्यक है? धातु और अधातु के बीच में रिश्ता होता है। धातु और अधातु के बीच में क्या होती है? अभिक्रिया होती है। यहां पर धातु कैसा है? इलेक्ट्रॉन दाता। कैसा है? इलेक्ट्रॉन दाता। और अधातु कैसा है? इलेक्ट्रॉन ग्राही। ठीक है, आयनिक यौगिक की पॉसिबल, आयनिक यौगिक कब बनता है? जब प्लस और माइनस के बीच में अभिक्रिया होती है तो तब आयनिक यौगिक बनता है। और आयनिक यौगिक में मुख्यतः धातु होती है और अधातु होती है। धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। उसी तरह से दूसरी संभावना में हम देखते हैं, माइनस और माइनस के बीच में संयोग होगा तब क्या बनता है? सह संयोजी यौगिक। क्या बनता है? सह संयोजी यौगिक। ठीक है, अब सह संयोजी यौगिक दोनों क्या है? धातु, दोनों अधातु, दोनों अधातु, अधातु। जब भी अधातु और अधातु का संयोग होगा तो अपने पास क्या होगा? सहसंयोजक यौगिक होगा। तो ये छोटी सी चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि कौन से सहसंयोजक यौगिक होते हैं और कौन से आयनिक यौगिक होते हैं। ठीक है भैया, इसको भी आप उतार लीजिए साइड में। उसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं।
आपके लिए होमवर्क है, आपको अगर ये अभिक्रिया की प्रक्रिया समझ में आ रही है तो आप इनको करने का, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसके बीच में आपको अभिक्रिया की संभावना देखनी है। दूसरा, फास्फोरस और ऑक्सीजन, इसके बीच में आपको अभिक्रिया देखनी है करवाकर। और लास्ट एंड फाइनल है फास्फोरस और हाइड्रोजन, इसके बीच में आपको अभिक्रिया करवा के देखनी है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके बीच में। ये तीनों अभिक्रियाएं आपको खुद से करनी है, क्या आप इसको कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि आपको अभिक्रिया बनाना समझ में आया होगा। अभिक्रिया बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद कभी भी रिएक्शन बनाने का जो डर है आपके दिमाग में, या रिएक्शन को जानने का या रटने का डर, वो शायद अब कभी नहीं होगा। ठीक है, कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि हमको आईयूपीएसी नामकरण में दिक्कत आती है। आईयूपीएसी नामकरण की अपन एक बेसिक क्लास ले लेंगे। जो भी, जिसको भी आईयूपीएसी नामकरण में दिक्कत है वो बड़े इजी और शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन आईयूपीएसी नामकरण को समझ लेंगे। तो आज की जो क्लास है वो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये आपको खुद से बनाना है और खुद से बनाकर देखना है कि अगर इनके बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या ये अभिक्रियाएं बनेगी, और बनेगी तो बनेगी क्या। ठीक है, और आपको मेरे को कमेंट में बताना है। अगर आपको लगा कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको किस तरह की ये क्लास लगी, क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, माइंड क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस